बातों को बहुत अच्छी ढंग से सुना। मेरे मन में 2-3 सवाल आए। सबसे पहला सवाल है कि आपको सत्ताधारी दल के शीर्ष पद पर जो अभी बिहार में सत्ता है, जदयू की नीतीश जी की सत्ता है, उसके शीर्ष पद पर थे और मुख्यमंत्री जी के काफी करीबी थे, तो वहाँ रहकर भी बदलाव लाया जा सकता था। आपको वहाँ क्या कमी दिखी या क्या ऐसा देखा जो उन्हीं को बेदखल करने के लिए आपको ये? देखिए, पहली बात तो आप ये अपने जानकारी को दुरुस्त कर लें, मैं कभी सरकार में नहीं रहा हूँ। मैं 2014-15 में यहाँ पे चुनाव मैंने जिताने के लिए मेरी भूमिका थी और मुख्यमंत्री के काफी करीब रहे, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। उपाध्यक्ष तो थे सर। अरे सुन तो लो मेरे भाई, पार्टी का उपाध्यक्ष सरकार नहीं चलाता है। सरकार को तो सरकार के लोग चलाते हैं, मंत्री चलाते हैं, अफसर चलाते हैं, कैबिनेट चलाती है। जो आदमी अंडर ओथ नहीं है, उसको सरकार में हस्तक्षेप करने का वैधानिक कोई रास्ता उसके पास नहीं है। 14 में जब सरकार को जिताने में हमारी भूमिका थी, उस समय 7 निश्चय बनाया गया। उस समय ये तय किया गया कि ये 7 निश्चय के कार्यक्रम किए जाएंगे। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बिहार विकास निगम भी बनाया गया, लेकिन उसके बाद उसको करने की जिम्मेवारी तो उनकी है जो सरकार में है, जो सरकार के मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं। तो उनका दोष, उनको दोष न देकर, अगर आप मेरा दोष नहीं, ऐसा सुनिए मेरी बात, अगर आप ये समझते हैं कि आपने क्यों नहीं किया तो नहीं, अगर मान लीजिए आपकी बात को मान भी लिए कि हमारी गलती है, तो सुधार भी हम ही करेंगे, आप उसकी चिंता न करें। मतलब अगर मान लीजिए आप शीर्ष पद नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, अगर आप मुख्यमंत्री भी रहिएगा तो नहीं कर पाइएगा। ये मेरा अपना 10 साल का अनुभव है। सिर्फ चुनाव जीतने से, सरकार बदलने से अगर चीजें सुधर जाती तो मोदी जी ने बिहार को सुधार दिया है। नीतीश जी 18 साल में सुधार पाए, लालू जी 15 साल रहे, सुधार पाए। मेरी अपनी समझ, आप कह रहे आप ये क्यों कर रहे हैं, हम ये नीतीश कुमार या किसी को बेदखल करने के लिए नहीं कर रहे हैं। मेरी अपनी समझ ये है कि अगर बिहार में सुधार होना है तो मैंने इसीलिए शुरू में बताया कि जब तक समाज के स्तर पर प्रयास नहीं होगा, आप और हम नहीं सुधरेंगे, तब तक सरकार के बदलने से कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए ये प्रयास कर रहे हैं। अगर नीतीश बाबू के बेदखल होने से बिहार सुधर जाता तो उनको बेदखल करना तो बहुत आसान है। हमारे वहां बैठ जाने से अगर बिहार सुधर जाता तो काम, उसके लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। चुनाव कैसे लड़ा जीता जाता है उसकी समझ थोड़ी बहुत हमको है, लेकिन मेरे अपने 10 साल का अनुभव बिहार और बिहार के बाहर जो भी रहे हैं कि सिर्फ चुनाव जीतने से ये जरूरी नहीं है कि सरकार में, व्यवस्था में परिवर्तन हो जाए। उसके लिए बड़े प्रयास की जरूरत है, इसीलिए इतना बड़ा प्रयास कर रहे हैं। अगला पड़ाव क्या होगा? अगला पड़ाव जब पदयात्रा पूरी हो जाएगी तो जो उसके उद्देश्य हैं 3, बिहार, मेरा अपना मानना है कि बिहार में एक बड़ी जनमानस ऐसी है जो इस सोच से प्रभावित होकर इससे जुड़ेगी, नया विकल्प बनेगा और 2025 में जनता की ओर से एक नया विकल्प रखा जाएगा जिसमें अच्छे लोगों को अवसर मिले ताकि वो चुनकर आए और उनके पास बिहार को अगले 10 वर्ष में सुधारने की एक सोची समझी योजना हो और योजना पर काम हो। दूसरा सवाल, ये हर दलों के साथ एक जातिगत आधार है। जितने भी दल लोग बैठकर आपस में चर्चा करते हैं, जाति का बैंक है उनके पास, उसके आधार पर वो दम भरते हैं। और जो दल का कैडर बेस पार्टी है वो सारे दल हाशिए पर है जिनके कैडर बेस पार्टी है। इन चीजों से सर आप कैसे लड़ेंगे? ये आपका भ्रम है। ये अगर आपका सवाल ये है कि बिहार में हर चीज जाति पर ही होता है, अगर सवाल आपका ये है तो आप अपनी समझ को थोड़ा बेहतर कर लें। अगर बिहार में हर व्यक्ति जाति पर ही वोट देता है, जैसा यहाँ के बुद्धिजीवी, पत्रकार, राजनीतिक विशेषज्ञ लोग बताते हैं, आप मुझे ये बता दीजिए कि मोदी जी को बिहार में वोट कौन दे रहा है? मोदी जी के जाति का तो बिहार में कोई आदमी नहीं है। ये इतना सीधा मामला नहीं है जितना आप समझते हैं। बिहार में जाति एक बड़ी सच्चाई है, जैसे अन्य कई राज्यों में। ये आपको और हमको ऐसा लगता है कि खाली बिहार में जाति है, ऐसी बात नहीं है। गुजरात में भी जहाँ राजनीति होती है वहां भी जातियों की बात होती है, कर्नाटक में भी होता है, केरल, तमिलनाडु में भी होता है। ऐसा नहीं है कि बिहार में ही सिर्फ जाति है। जाति सच्चाई है समाज की, राजनीतिक सामाजिक जीवन की, उसको आपको समझना है। और एक बड़ा वर्ग है जो जाति के आधार पर वोट करता है, लेकिन
एक बहुत बड़ा वर्ग ये भी है जो जाति से अलग हट के धर्म के आधार पर वोट करता है। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो सिर्फ भाजपा को इसलिए वोट करता है क्योंकि वो लालू को वोट नहीं कर सकता है। और मुसलमानों का एक बड़ा तबका, करीब करीब 90% मुसलमान आरजेडी को इसलिए वोट करता है कि वो भाजपा को वोट नहीं करता है, वो तो जाति के आधार पर नहीं वोट कर रहा है। तो पूरे समाज के लिए कह देना कि सब आदमी जाति पर ही वोट कर रहा है, कल होकर अगर आरजेडी को, मुसलमानों को यहाँ आरजेडी के मुकाबले कोई बेहतर विकल्प दिखेगा जो भाजपा को हरा सकता है, तो वहां से हटेगा कि नहीं हटेगा? कैसे आप कह दिया आपने कि कोई कैसे नहीं हटेगा? कल होकर जो लोग लालू के डर से मुफ्त में भाजपा को वोट दे रहे हैं, उनको बेहतर विकल्प दिखेगा तो हटेगा कि नहीं हटेगा? अगर जाति की बात को मान भी ले कि उसको कोई नहीं तोड़ सकता है जैसा आप समझते हैं, और आपने ये दलों का दावा है। हाँ, दलों का दावा, सच्चाई नहीं है। आप CSDS का सर्वे उठाकर देख लीजिए। पिछले लोकसभा चुनाव में CSDS का सर्वे बताता है कि करीब करीब 35% यादव समाज के लोगों ने बिहार में भाजपा को वोट दिया है। हम पूरे बिहार में तो लोग यही दावा करते हैं कि यादव जो है वो सिर्फ आरजेडी को ही वोट करता है। ऐसी बात नहीं है। ये तो एक संभव है कि यादव का एक बड़ा वर्ग आरजेडी को वोट करता हो, लेकिन हर यादव समाज का हर एक व्यक्ति आरजेडी का बंधुआ मजदूर है, ऐसा समझना गलत है और ऐसा बताना उस समाज का अपमान भी है। ऐसा नहीं है, कोई समाज किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। ये जरूर है कि उसकी एफिनिटी किसी के प्रति ज्यादा हो सकती है, बंधुआ मजदूरी नहीं है। सर, सारे लोग, और उसको वो विकल्प दिखेगा तो वो वहां से छोड़ते देरी नहीं लगाएगा। सर, सारे लोग बदलाव की बात करते हैं, हमारे मन में भी बदलाव है कि बिहार में बदलाव है, लेकिन जब नेतृत्व मिलता है तो खुद बदल जाते हैं। आपका इस संबंध में क्या कहना है? कौन बदल जाता है? जैसे कोई भी पॉलिटिकल दल हो या जैसे राजनेता हो, सारे लोग बदलाव, जैसे उदाहरण है केजरीवाल जी हैं, वो भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में। देखिए, बेकार की बात है, बात हो रही है बिहार की। अब आप उछल के चले गए केजरीवाल की बात। एक मिनट समझिए, मेरा पॉइंट बदलाव, बिहार बदलाव की बात करते हुए लोग बदलाव लोकतंत्र में जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। और अगर वो आप ये कह रहे हैं कि बदलाव होने से भी सुधार हो, इसकी कोई गारंटी क्या है? बिल्कुल इसकी गारंटी है। अगर उसी आप, और ये प्रमाण देख लीजिए, देश में सबसे आगे के जो राज्य हैं, दक्षिण के राज्य आज बहुत बेहतर कर रहे हैं। दक्षिण के जितने राज्य हैं, ये आंकड़ा याद कर लीजिए, कोई भी वहां नेता आज तक 10 साल से ज्यादा लगातार मुख्यमंत्री नहीं बना। ना कर्नाटक में, ना तमिलनाडु में, ना केरल में नहीं बना। क्यों? ना आंध्र प्रदेश में, ना तेलंगाना में। वो राज्य तरक्की कर रहे हैं, फिर भी जनता वहां दूसरों को ला रही है, ताकि नेताओं पर भी दबाव है कि अगर आप काम नहीं कीजिएगा, जनता की अपेक्षा पर खरे नहीं उतरिएगा, तो आपको हटा दिया जाएगा। उसके मुकाबले बिहार को देख लीजिए, 32 साल से लालू नीतीश, इसके आगे जनता देख ही नहीं रही है। हमने लोकतंत्र, जो बात मैं आपको बता रहा हूं, समाज में कहीं ना कहीं लोकतंत्र को आपने कमजोर कर दिया। आपको जिसको चुनना है चुनिए, लेकिन वो चुनाव, वो भरोसा 5 वर्ष के लिए है, 50 वर्ष की बंधुआ मजदूरी नहीं है। आपने लालू को चुन लिया, तब लालू को ही वोट दिए जा रहे हैं पिछले अगले 30 साल तक। एक बार नीतीश पे भरोसा, नीतीश जी ने पहले टर्म में अच्छा काम किया तो जनता ने उनको 2010 में बड़े बहुमत से जिताया, लेकिन अगर दूसरे टर्म में अच्छा काम नहीं किया तो जनता की जिम्मेवारी है कि उनको हटाकर किसी दूसरे को लाए, तभी तो लोकतंत्र चलेगा। इस तरह का है कि कोई कोलैबोरेशन नहीं है। जनता कोलैबोरेशन के आगे देख सकती है, आप भ्रम मत पालिए। 2010 में पॉलिटिकल कोलैबोरेशन, जिस गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार और भाजपा साथ में लड़े थे, 206 सीट मिला था। वही कोलैबोरेशन अभी 2020 में जब लड़े तो 125 सीट नहीं मिला। जनता इतना बेवकूफ है। तो सर 24 में मैं किसको वोट दूं, आप बता दीजिए। हम क्यों बता दे भैया, आप अपने 2024 का चुनाव है, मैं कहाँ जाऊँ? क्या विकल्प है हमारे? आपके पास जो आपका दल आएगा, अरे हम ही को कहा वोट दीजिए, आपको जो विकल्प अच्छा लगे उसको दीजिए। वही ना, मतलब मैं कहाँ जाऊँ? आप तो बता दीजिए। बदलाव की बात आप करते हो, मैं कहाँ बदल के जाऊँ? इससे आप अपने आप को आपने इतना निरीह बना लिया है, इसीलिए तो भोग रहे हैं, भोगिए। और इसी तरह आपने, अगर आपको लगता है कि कोई नहीं था तो अभी तक काहे नहीं बनाए नया दल? प्रशांत किशोर का इंतजार कर रहे थे। प्रशांत किशोर कल चल रहे रोड पे, या गिर के मर जाएंगे तो आप अपना जिंदगी नहीं जिंदा रहिएगा। चलिए ठीक है सर, अंतिम सवाल, ये लास्ट सवाल है कि आप अपना दल बनाएंगे या किसी किन्हीं के साथ जाएंगे? फिर फालतू का बात, मतलब सवाल आप याद नहीं, आप क्या है,
आप सवाल अपना लिख कर लाए हैं घर से। नहीं जो हमने 40 मिनट बोला, सुनिए ना मेरी बात, नहीं, लिख के लाना मतलब दिमाग में। हाँ, दिमाग में कंसेप्ट है। मैं अपनी हम बात जो कर रहा हूं। बोल रहे हैं उसको आपने सुना ही नहीं। हमने कहा कि पूरा बिहार चल के जनता की मदद से नया दल बनाएंगे और 2025 में जनता के सामने वो विकल्प रहे, ये बात बताई। और उसको आपने सुना ही नहीं या सुनकर अनसुना कर, फिर वही आप कीजिएगा, किसके साथ गठबंधन कीजिएगा। हमारे मन में कुछ सवाल है, उसका जवाब तो आप दे रहे, किसका हमारे मन जवाब का दे रहे? सवाल है तो जवाब दे आप रहे। अपना दल बनाएंगे या कहीं जाएंगे या कुछ भी नहीं करेंगे या फिर जनता दोनों ही नहीं करेंगे, क्योंकि आप सुन ही नहीं ये सर, रहे। ये मैंने सर, कहा कि कोई दल हम अपना नहीं बनाएंगे, जनता यहाँ मिल के दल बस यही बनाएगी। जवाब है सर, हो गया। दूसरा बात, जब दल अभी बना ही नहीं है तो गठबंधन का सवाल कहाँ है। तीसरी बात, अगर बिहार की जनता मिलकर दल बना रही है तो गठबंधन काहे करेगी। इसी गठबंधन से मुक्ति के लिए तो इतना प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोगों का सर 2024 को पदयात्रा लेके चल रहे हैं, बदलाव की बात कर रहे हैं, लेकिन 2024 जो लोकसभा चुनाव उसको अब टारगेट नहीं करके सीधे 25 को टारगेट कर रहे हैं। तो कुछ लोग ये रूमर भी फैला रहे हैं कि नहीं ये तो भाजपा को क्या करें, मदद करने के लिए चल रहे हैं। नहीं, देखिए इसको चोट पहुंचा बात है। ये है कि जो बात हम कह रहे हैं जनता के सामने, ये कोई टारगेट हमने बाद में नहीं चेंज किया है। 5 मई 2022 को जब हमने जन स्वराज की घोषणा की तो ये कहा कि दल तभी बनेगा जब हम पूरा पदयात्रा कर लेंगे। उसके बाद से हम कोई टिम्बकटू घूमने गए नहीं है। बिहार की जनता देख रही है, आप लोग देख रहे हैं कि 16 महीने से हम घर परिवार छोड़कर प्रतिदिन चल ही रहे हैं। लेकिन जब पूरा बिहार कहा है कि चलेंगे तो चलने के बाद ही तो बना सकते हैं। अगर हमको खुद ही दल बनाना होता तो पटना में बैठ के पहले ही बना लेते। लेकिन जब हम मान लीजिए कि बेगूसराय आज पहुंचे, बेगूसराय के लोगों से मिले ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि बेगूसराय में किन लोगों को साथ में लेकर दल बनाना है। अगर बेगूसराय कर लिए तो खगड़िया तो पहुंचे नहीं, मुंगेर तो गए नहीं, कटिहार पहुंचे नहीं। तो जब तक कम से कम 2/3 बिहार हम कर न ले तब तक दल नहीं बन सकता है। अगर उसके बाद जो भी चुनाव आएगा, चाहे मुखिया का चुनाव आए कि लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा, और उससे पहले अगर विधानसभा का भी चुनाव आ जाएगा तो भी नहीं लड़ा जाएगा। सिंपल बात। बहुत बढ़िया। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर बिहार में लोगों में खूब उत्साह है। लगभग 10 लाख लोग अयोध्या जाएंगे। हिंदू होने के नाते क्या आप भी हो जाएंगे? हम तो भैया अपनी पदयात्रा कर रहे हैं। और मेरा एक सवाल है, आप कहते हैं कि लोकसभा से पहले बिहार में महागठबंधन नहीं टूटेगा। चर्चा है कि पीएम मोदी के होने वाले बिहार दौरे पे नीतीश से सब सेट हो जाएगा। अब ये चर्चा आप जाने, नीतीश कुमार को खुद नहीं पता है कि वो किसके साथ रहेंगे, और आपको पता है तो रोज बेकार एक न्यूज बना सकते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। मेरा सुझाव मानिए, नीतीश कुमार को जितना हम जानते हैं उतना कम लोग बिहार में जानते होंगे। नीतीश कुमार को खुद नहीं पता है कि वो कहाँ रहेंगे। एक बात जो मैं कह रहा हूँ कि लोकसभा के बाद ये नीतीश कुमार जी के राजनीति का अंतिम दौर चल रहा है, और लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी के दल का विघटन औपचारिक तौर पर शुरू हो जाएगा और आपको दिखेगा। इतना मैं जानता हूँ। चाहे वो भाजपा में जाए, महागठबंधन में रहे, अकेले रहे, छोड़ दें, अब ये अंतिम दौर है, इसके आगे चलने वाला नहीं है। इतना आप निश्चित जान लीजिए। दूसरा, मैंने ये कहा कि वो महागठबंधन में लड़ेंगे, उनको 5 सीट भी नहीं आएगा। जदयू को 5 सीट भी नहीं आएगा, ये लिखकर आपको दे देते हैं। अगर आ जाए तो हमको आकर आप बता दीजिएगा, हमसे सवाल पूछ लीजिएगा। बिहार विधानसभा में महिलाओं के ऊपर नीतीश कुमार के द्वारा टिप्पणी किया गया था, किस रूप में देखते हैं आप? किसी रूप में नहीं देखते हैं। वो नीतीश कुमार की उम्र हो गई है, और इस तरह के अलूल जलूल बयान देते रहना नीतीश कुमार की अब एक तरह से आदत भी बन गई है, और उनकी आप कह लीजिए कि जो उनकी मनोस्थिति है उसको दर्शाती है। जब आप सामाजिक राजनीतिक तौर पर घिर जाए, आपको घबराहट हो, उम्र का असर हो जाए, तो इसी तरह का अलूल जलूल आप बोलिएगा, खुद भी शर्मिंदा होइएगा और पूरे बिहार के लोगों के लिए भी शर्मिंदगी का कारण बनिएगा। प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया था पूरे विश्व में लाभ कटवा दिया गया। मुख्यमंत्री के ऊपर नरेंद्र मोदी के द्वारा एक बयान दिया गया था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर उनके द्वारा बोला गया था कि पूरा विश्व में लाभ कटवा दिया गया। अब इस पर हम क्या बोले? बयान दिया नीतीश कुमार ने, टिप्पणी की प्रधानमंत्री ने, तो हम क्या बोले? वो बिहार के नागरिक होने के नाते आप हम सब ये सहमत हैं कि जो बयान था वो शर्मनाक था, वो नहीं देना चाहिए था। और अगर बिहार के मुख्यमंत्री इस तरह का बयान सदन में खड़ा होकर दे रहे हैं तो
जगहसाई होगी ही, हम सबको शर्मिंदगी होगी कि हम लोग के मुख्यमंत्री, हम लोग के नेता इस तरह की बात कर रहे हैं। ठीक है भैया, बहुत बहुत सर एगो सवाल था सर, केंद्र की सत्ता का कहना है कि 2045 तक भारत का पूर्ण विकास करेगी, तो वहाँ सर हमारा बिहार कहाँ पर है? मेरे भाई, जब आप 5 वर्ष की बात नहीं करके 25 वर्ष की बात करने लगे तो समझिए कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। संविधान बनाने वाले लोगों ने, इस देश को बनाने वाले लोगों ने, या लोकतंत्र की जो बुनियाद है पूरे दुनिया में, खाली बिहार में नहीं, उसमें 4-5 वर्ष की एक अवधि रखी गई है। उसमें 25 वर्ष के चुनाव की बात नहीं कही गई है। उसमें बात सुन लीजिए, उसकी वजह समझिए क्यों नहीं कही गई है। अगर आप 25 वर्ष की बात करेंगे तो 25 वर्ष में किसने क्या देखा है कि 45 में क्या होगा। 5 वर्ष में अगर आप अपनी प्रॉमिस को डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं तो 25 वर्ष की बात करना बेमानी है। सरकारों का मूल्यांकन 5 वर्ष में होने की व्यवस्था है, उसी के आधार पर मूल्यांकन होना चाहिए। विजन डॉक्यूमेंट आप 100 साल का बना के जारी कर दें, टारगेट आप 100 साल के लिए कर दें, उसका कोई बहुत महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि 5 वर्ष जो जनता ने आपको काम करने के लिए दिया, उस दौरान जो आपने कहा, जो टारगेट सेट किया, उसमें आपने क्या डिलीवर किया, क्या नहीं किया। जनता इसी बात को देखकर वोट करती है। 25 वर्ष के बाद भारत का क्या होगा, 75 वर्ष के बाद क्या होगा, वो चर्चा का विषय हो सकता है, वो इंटेलेक्चुअल डिबेट का विषय हो सकता है, वो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का हिस्सा हो सकता है, लेकिन चुनाव के नजरिए से, सरकारों के वोट के नजरिए से उसका कोई महत्व नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। इसलिए बेकार की चीजों में उलझाइए मत कि 45 में इंडिया